Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or professional help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो आज काफ़ी सर्दी हो रही है दिल्ली में एंड इट्स अराउंड 4 डिग्री टेम्परेचर एंड आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, डेटा फाइल कंट्रोल। हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में हमने ये पढ़ा था कि 5 टाइप के कंपोनेंट्स हमने इसमें पढ़ेंगे, बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स और डेटा फाइल कंट्रोल्स। तो हमें पढ़ना है डेटा फाइल कंट्रोल्स। तो डेटा फाइल कंट्रोल क्या है? बेसिकली जब एप्लीकेशन डेटा को प्रोसेस करेगा तो उसको डेटा फाइल में रखेगा, तो वहाँ पर क्या कंट्रोल लगे होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले वर्जन या यूसेज कंट्रोल्स, डेटा फाइल कंट्रोल्स में हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है स्टडी में, उसमें वर्जन या यूसेज एक दिया हुआ है। तो वर्जन और यूसेज कंट्रोल करना पड़ेगा। वर्जन और यूसेज कंट्रोल का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर वर्जन होना चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। अगर मान लिया सपोज़ फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं और एक्सेल शीट में काम करते करते आप उसके कई वर्जन बना लेते हैं। वर्जन 1 फिर इम्प्रोवाइज़ करते हैं, उसे वर्जन 2 बनाते हैं, 2 को इम्प्रोवाइज़ करके 3 बनाते हैं, 3 को सपोज़ इम्प्रोवाइज़ करते हैं और 4 बना लेते हैं। कई एक्सेल शीट्स आपके डेस्कटॉप में पड़ी होती हैं। अब क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं तो आपको काम करना है 4 से और आप स्टार्ट कर देते हैं 3 से काम करना, कुछ चेंजेस करने और 4 से करना है और 3 में करके फिर आप वर्जन 5 स्टार्ट कर लेते हैं और उसमें काम करते चले जाते हैं। तो किसी रीज़न से अगर ये मिस्टेक हो गई तो पूरा डेटा की वैलिडिटी ख़राब हो जाएगी। तो आपको क्या है कि मोस्ट करंट फाइल प्रोसेस होनी चाहिए, और यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली ये सिस्टम्स होनी चाहिए कि मोस्ट करंट फाइल प्रोसेस हो। तो इसे वर्जन या यूसेज कंट्रोल कहते हैं। तो वर्जन या यूसेज कंट्रोल बहुत सिंपल कंट्रोल है, पर इसमें क्या है कि वर्जन का कंट्रोल है बेसिकली। वर्जन या यूसेज कंट्रोल वर्जन का कंट्रोल है बेसिकली। प्रॉपर वर्जन, किसी फाइल का प्रॉपर वर्जन ही फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होना चाहिए, तभी डेटा करेक्टली प्रोसेस होगा। और मेनली बेसिकली क्या है कि करंट फाइल जो है, मोस्ट करंट फाइल जो है, वही प्रोसेस होनी चाहिए। ये चीज़ इंश्योर करना होता है वर्जन या यूसेज कंट्रोल में। उसके बाद क्या है कि डेटा फाइल कंट्रोल ये कहती है इंटरनल और एक्सटर्नल लेबलिंग के बारे में हमारी स्टडी में अगला टॉपिक दिया हुआ है। तो इन 2 टाइप की लेबलिंग होती है, इंटरनल लेबलिंग और एक्सटर्नल लेबलिंग। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्टोरेज मीडियम अगर आप कुछ स्टोर कर रहे हैं तो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि ये इंश्योर कर सके कि प्रॉपर फाइल जो है प्रोसेस में लोड की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि कई बार क्या होता है कि ऑफिसेज में पर्टिकुलरली क्या होता है कि बहुत सारी सीडीज़ हो जाती हैं और सीडीज़ के ऊपर नंबर पहले सीडीज़ होती थी या फ्लॉपी डिस्क होती थी, आजकल नहीं होती हैं, फाइल्स होती हैं। तो पहले क्या होता था कि आपके ऑफिस में बहुत सारी फ्लॉपी डिस्क और फाइल हो जाती थी और आपको कोई चीज़ भेजनी है तो आप सब में ढूंढ रहे होते थे, क्योंकि उसमें ऊपर से आपने प्रॉपरली वर्जन नहीं लिखा था या उसका नेम नहीं लिखा था। अगर TDS की फ़ाइल है तो आपने ये नहीं लिखा था ये TDS की फ़ाइल इस CD में है, और या कोई दूसरी फाइल्स हैं, रिटर्न है, ये सारी चीज़ें वो आप उसमें लिखते नहीं थे। तो बहुत सारी फाइल्स हो जाती थी और एक एक को आप कंप्यूटर के अंदर डालते थे और उसके बाद फिर उसे चेक करते थे कि ये है सही फाइल है कि नहीं है फाइल है। तो बेसिकली लेबलिंग लगाते थे आप, एक्सटर्नल लेबलिंग लगाते थे। एक्सटर्नल लेबलिंग का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर मैनुअल प्रोसेस है फाइल को लोड करने की, तो एक्सटर्नल लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सटर्नल लेबलिंग ये इंश्योर करती है कि राइट डाटा प्रोसेस हुआ है, करेक्ट फाइल प्रोसेस हुई है। मालूम पड़ा 7-8 का TDS का डेटा है, आप 8-9 का प्रोसेस कर रहे हैं, मुश्किल हो जाएगी। तो 2 टाइप की लेबलिंग होती है, इंटरनल लेबलिंग और एक्सटर्नल लेबलिंग। और स्टोरेज मीडिया में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि लेबलिंग की जाए, क्योंकि प्रॉपर फाइल लोड की जाए किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे सीडीज़ ख़त्म होती चलेगी, सिस्टम ऑटोमेटेड होते चले गए, फाइल्स होने लगे, तो इंटरनल लेबलिंग होने लगी, जहाँ पर ऑटोमेटेड
टेप लोडर सिस्टम्स हैं जहाँ पर बैकअप, अगर मान लीजिए सपोज आप एक बैकअप क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप एक्सटर्नल आप बैकअप करते हैं और उसमें लेबल्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज ऑटोमेटेड टेप लोडर सिस्टम्स हैं तो वहाँ पर इंटरनल लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिस्टम को ओपन करें और उसमें एक इंडेक्स आ जाए, उसमें एक लेबलिंग हो, उससे आपको पता चल जाए ये पर्टिकुलर फाइल किस चीज़ के लिए है। अगर मान लीजिए सपोज कोई पर्टिकुलर स्टोरेज मीडिया, ये पर्टिकुलर स्टोरेज मीडिया जो है किस, या ये पर्टिकुलर सीडी या ये पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव किससे पर्टेन करता है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल लेबलिंग और इंटरनल और एक्सटर्नल लेबलिंग हमें डेटा फाइल कंट्रोल में हेल्प करती है। तो दो चीज़ों पे है, सबसे पहले वर्जन या यूजेस, वर्जन का कंट्रोल करना पड़ेगा और वर्जन के लिए आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। और लेबलिंग क्या हो सकती है, इंटरनल लेबलिंग और एक्सटर्नल लेबलिंग हो सकती है, और ये डेटा फाइल में कंट्रोल में आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है डेटा फाइल सिक्योरिटी। वो ये कहती है कि कोई भी डेटा फाइल है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को डेटा का। कहने का मतलब ये है CIA होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हमेशा की तरह CIA से कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी डेटा फाइल की मेंटेन करनी चाहिए कि पूरी प्रोसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो कंट्रोल हैं वो डेटा की वैलिडिटी को ऊपर उतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं डालते हैं, ये डालते हैं कि कौन सा करेक्ट फाइल जो है प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होनी चाहिए, और करेक्ट फाइल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होगी तो उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन रह जाएगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी मेंटेन रह जाएगी। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए फाइल्स का, और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए किसी भी प्रोसेस में, क्योंकि जब प्रोसेसिंग हो रही है तो किसी फाइल की प्रोसेसिंग हो रही होगी, फाइल की प्रोसेसिंग हो रही होगी तो उसका वर्जन वगैरह से राइट होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और बेसिकली ये इंश्योर क्या करते हैं, ये कंट्रोल्स क्या इंश्योर करते हैं, ये कंट्रोल्स ये इंश्योर करते हैं कि सही फाइल यूज़ होगी प्रोसेसिंग की, गलत फाइल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ नहीं होगी। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है बिफोर एंड आफ्टर इमेज एंड लॉगिंग के बारे में कहती है। बिफोर एंड आफ्टर इमेज और एंड लॉगिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशन जो है ये प्रोवाइड कर सकती है कि बिफोर इमेजिंग हो सकती है, वहाँ पर आफ्टर इमेजिंग हो सकती है। तो यानी कि ATM का ट्रांजैक्शन अगर मान लीजिए सपोज, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, कहीं पर से प्रॉब्लम आ गई, लाइट चलेगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि कनेक्शन कट जाता है अचानक और आपने कार्ड डाला और उतनी देर में सैटेलाइट का लिंक गायब हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चली जाए ऐसा बहुत कम होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है कि डेटा लिंक गायब हो गया, उसी बीच में आपका ट्रांजैक्शन अटक गया, पैसे निकल कर बाहर नहीं आए। तो वहाँ पर बिफोर इमेजिंग और आफ्टर इमेजिंग हेल्प करती है। तो बिफोर इमेजिंग और आफ्टर इमेजिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पहले ट्रांजैक्शन, आफ्टर इमेजिंग ट्रांजैक्शन के बाद की इमेज लेती है और बिफोर इमेजिंग जस्ट ट्रांजैक्शन से पहले की इमेज लेती है। तो बिफोर इमेजिंग के बाद ट्रांजैक्शन को रोल फॉरवर्ड किया जाता है और आफ्टर इमेजिंग के बाद रोल बैक किया जाता है। और इसी तरीके से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाते हैं ट्रांजैक्शन के कि राइटफुल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। तो ये बिफोर इमेजिंग और आफ्टर इमेजिंग और लॉगिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग करना कि क्या 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 चीज़ें हुई, क्या मतलब सपोज एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका लॉग्स क्रिएट होनी चाहिए कि इसने सारे स्टेप्स के लॉग्स क्रिएट हो जाने चाहिए, यानी कि कहाँ तक ट्रांजैक्शन गया उसके लॉग्स आपके पास होनी चाहिए। उसी से आप क्या रोल बैक या रोल फॉरवर्ड कर सकेंगे, ट्रांजैक्शन को समझ सकेंगे ट्रांजैक्शन को क्या था। तो ये सारी प्रोसेसेस ऑटोमेटेड होती हैं, लेकिन बिफोर इमेजिंग और आफ्टर इमेजिंग काफ़ी हेल्प करती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले सेशंस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद फाइल अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑथराइजेशन है, यानी कि फाइल को अपडेट करना और उसका मेंटेन करना ये केवल ऑथराइज्ड व्यक्तियों के अनुसार होना चाहिए। सफिशिएंट कंट्रोल होनी चाहिए कि अगर कोई फाइल को हम अपडेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं तो डेटा जो है प्रोटेक्ट होना चाहिए। कहीं मालूम पड़ा जो बंदा DBMS वाला बंदा है या कोई वो फाइल का सारा डेटा ही गायब करके ले जा रहा है, या वो उसने नौकरी छोड़ दी और पूरा डेटा ही डिलीट कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो फाइल को अपडेट और मेंटेनेंस
करने में ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो यही चीज़ हमारी स्टडी कहती है, फाइल अपडेटिंग, मेंटेनेंस, ऑथराइजेशन। और वो कहती है कि एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, या तो फिर एक्सेस रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेशन प्रोग्राम के पार्ट होनी चाहिए, या सिस्टम ओवरऑल सिस्टम एक्सेस रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। जैसे जहाँ सिंगल साइन ऑन है तो वहाँ क्या करते हैं आप, कंप्यूटर में आपने एक साइन ऑन डाला और सारी चीज़ों का एक्सेस आपको मिल गया, तो आपका वो देख लेता है कि इसको क्या क्या चीज़ों का एक्सेस मिलना है और फिर वो दे देता है। तो वो इसे ओवरऑल सिस्टम एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं। या एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे टैली है, टैली में आप सिंगल साइन ऑन्स का आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टैली का एप्लीकेशन प्रोग्राम में अपने एक्सेस राइट्स होते हैं हर एक बंदे की, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो फाइल अपडेट और मेंटेनेंस ऑथराइजेशन होना चाहिए, सफिशिएंट कंट्रोल्स होनी चाहिए। सफिशिएंट कंट्रोल्स के लिए एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, जैसा हमने बोला कंट्रोल्स के लिए एक्सेस रेस्ट्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और एक्सेस रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं या ओवरऑल सिस्टम का पार्ट हो सकते हैं। और फाइनल है पैरिटी चेकिंग। तो कभी प्रोग्राम को डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है या डेटा को रेस्ट में होता है, उसकी सैंक्टिटी सही, वो डेटा सही रहा है कि नहीं रहा है, इसको जानने के लिए एडिशनल कंट्रोल्स चाहिए होते हैं। और वो पैरिटी चेक्स होते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पैरिटी चेक्स जो है बेसिकली कंट्रोल्स होते हैं ट्रांसमिशन एरर्स के लिए। अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट कोड्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं ये, कि अगर मान लिया सपोज़ हमने जैसे पहले पढ़ा था कि अगर मान लिया 234 हमने 234 एक नंबर है, उसको हम भेज रहे हैं, तो 2 को सपोज़ हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 4 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की सीरीज़ बढ़ाते चले जाते हैं, जो भी नंबर आएगा उसको 5, 10, 15 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो भी नंबर लास्ट में हमारे पास आएगा उसको सपोज़ हम 10 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास 75 आ गया, हमने 10 से डिवाइड किया तो 5 वो रह गया। तो जो नंबर था, सपोज़ नंबर था 321 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो 321 इज इक्वल टू सपोज 75 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5। तो 3215 हम कम्युनिकेट करेंगे। तो जब वो प्रोसेसिंग हो जाएगी और जब वो या फिर वो डेटा ट्रांजिट में डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा तो वो रीचेक करेगा इसी मेथड से कि पहला नंबर को 5 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 10 से, तीसरे को 15 से, चौथे को 20 से, और वो देखेगा कि क्या 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, कि डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आ रहा है। और जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो उस रिमाइंडर लास्ट डिजिट है कि नहीं है। अगर वो लास्ट डिजिट वो रिमाइंडर है, इसका मतलब डेटा सही है, और अगर लास्ट डिजिट वो रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब डेटा में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पैरिटी चेक है। तो हम इन सारे मेथड से डेटा फाइल कंट्रोल को देख सकते हैं। तो यानी कि डेटा फाइल कंट्रोल में है वर्जन यूजेस, कि कौन सा वर्जन यूज़ किया, इंटरनल एक्सटर्नल लेबलिंग कर लेते हैं, यानी कि इंटरनल लेबलिंग कर सकते हैं, एक्सटर्नल लेबलिंग कर सकते हैं। इंटरनल लेबलिंग मैनुअल में होगी, एक्सटर्नल लेबलिंग ऑटोमेटेड सिस्टम्स में होगी। डेटा फाइल सिक्योरिटी आप देखते हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी में इम्पेयर तो नहीं हो रही है। फिर आफ्टर इमेज और बिफोर इमेज देखते हो और लॉगिंग देखते हो, और उसी के अनुसार रोल बैक और रोल फॉरवर्ड करते हो। फिर आप फाइल अपडेट और मेंटेनेंस का ऑथराइजेशन देखते हो कि किसको ये ऑथराइज है कि नहीं है। फिर पैरिटी चेक करते हो। ये सारी चीज़ों से आप डेटा फाइल कंट्रोल कर लेते हो। अब हमारा लास्ट रह गया आउटपुट कंट्रोल, वो थोड़ा सा बड़ा है, और उसके बाद फिर हम ऑडिट टेक्निक्स इसमें देख लेंगे, और फिर ये हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।